हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हेलोजिनेशन के बारे में और साथ में कंबस्शन के बारे में। अब हम बेटा डिस्कशन शुरू करते हैं एल्केन के नाइट्रेशन के बारे में कि एल्केन का नाइट्रेशन कैसे होता है। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली नाइट्रेशन ऑफ एल्केन को अगर देखा जाए तो नॉर्मली एट नॉर्मल टेम्परेचर नाइट्रेशन बेटा इजी नहीं होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर नाइट्रेशन is not easy is not अकर ऐसे लिख दो, बल्कि होता ही नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पर, is not occur, but at high temperature and high temperature like 450 to 850 Kelvin high temperature and under high pressure nitration occurs. By breaking CC बॉन्ड, CC बॉन्ड के टूटने से नाइट्रोजन अकर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करता, सपोज करिए CH3 है, CH2 है, CH3 है, तो ये जो नाइट्रेशन होता है, पहली बात तो फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में होता है। कॉन्क HNO3 फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई प्रेशर पर होता है। इन दैट सिचुएशन बेटा यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और एक बड़ा डेरिवेटिव बनेगा और एक छोटा डेरिवेटिव बनेगा। लाइक यहां पे बनेगा ये CH3 CH2 NO2 और दूसरी चीज बनेगी CH3 NO2, ये बनेगा इस तरीके से। May also prepared by breaking CH bond. It may also prepared by breaking CH bond. CH bond की ब्रेकिंग पर भी ये बन सकता है। वैसे तो मैक्सिमम यही होती है इसके चांसेस कि CC बॉन्ड पे ज्यादा बनता है, लेकिन जैसे आपका मान लीजिए सिर्फ CH4 ही है और CH4 की सिचुएशन के पास है फ्यूमिंग HNO3, उस सिचुएशन पे ये वाला बॉन्ड टूट कर भी आपका CH3 NO2 बन सकता है। तो CH3 NO2 बनता है तो बेसिकली इससे होता क्या है, होता इससे ये है कि NO2 के फॉर्म में निकलता है और ये OH माइनस के फॉर्म में निकलता है। इस तरीके से ये H2O बन जाएगा। भाई जब आपका ये देखे ना, ये आपका OH माइनस, तो ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकला और ये N2 प्लस है तो ये इसका मतलब ये माइनस के फॉर्म में निकला। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन कैसे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्ट होगा और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्ट होगा और इस तरीके से ये बन रहा है। लेकिन ये नॉर्मल बॉन्ड तो है नहीं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर टूट, ये तो इनर्ट बॉन्ड है।
इतना खतरनाक इनर्ट बॉन्ड है और उसके लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपको तो बहुत हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रेशर यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें होंगी। वहीं पर अगर हम सिंपल एक कंपाउंड ले लें CH3 और वहां पर भी हम यही चीज अपनाना चाहें तो फ्यूमिंग HNO3 का यूज करें। यहां से अगर हम H को निकालें बेटा तो हमारा नाइट्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड के टूटने को मैंने आपका नाइट्रेशन करा ही दिया कि इस तरीके से नाइट्रेशन हो सकता है। तो ये था आपका नाइट्रेशन जिसको आपने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन छोटे मोटे, जैसे नाइट्रेशन आपके छोटे डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। नाइट्रेशन में आपका ये होता है कि छोटे डेरिवेटिव भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन छोटे डेरिवेटिव्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली हायर डेरिवेटिव्स, यानी कि बड़े एल्केन्स 10 नंबर के, 12 नंबर के, 5 मतलब 6-7 नंबर के ऊपर के एल्केन को हम कहेंगे यहाँ पर बड़ा एल्केन, हायर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। And the reactivity of sulfonation is basically 3 degree, 2 degree to 1 degree. सल्फोनेशन होता किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है भाई? लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ओलियम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओलियम? इसको हम क्या बोलेंगे कि ओलियम क्या होता है, इसके बारे में हम क्या समझेंगे, इसको ओलियम को क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओलियम? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ओलियम। चलिए अब हम बात करते हैं कि ओलियम क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड ओलियम। ओलियम बेटा बेसिकली ओलियम जो होता है दैट इज H2SO7। एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस SO3। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो H2SO7 H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बेटा ओलियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई इस तरीके का है जहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है और ये आपका CH3 इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को क्रॉस इस वाले हाइड्रोजन को वो करेगा, इसमें केवल यही जाता है और H2SO4 यानी H2SO7 यूज किया जाता है। वो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ही यूज किया जाता है। और उसके बाद आपको एक ग्रुप मिलता है, जैसे आप इसको, इससे क्या आपको मिलेगा, लेकिन इसको मिलेगा आपको SO3H। टर्शरी को ये ज्यादा अच्छा बनाना समझेगा। Me का मतलब होता है मिथाइल, तो टर्शरी को अगर इससे हम कहें कि ज्यादा अच्छे से बनता है तो हम यहाँ पे एक सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जोड़ देंगे। SO3H जुड़ता है सल्फोनेशन से। बाई SO3H हम यहाँ पर सल्फोनेशन बेटा कराते हैं। और अगर यहाँ पर 3 डिग्री का कोई कहीं पर H होता है, 2 डिग्री का H होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर H को हटाकर ये आपका SO3H लग रहा है, तो 3 डिग्री H को हटाना इजी होगा, रिएक्टिव ज्यादा होता है 2 डिग्री H के कंपैरिजन में, और 2 डिग्री H को हटाना ज्यादा इजी होगा 1 डिग्री H के कंपैरिजन में बेटा। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पर सल्फोनेशन कराते हो
तो पहली बात तो हायर डेरिवेटिव को कराइए, यानी कि जिनमें ज्यादा नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इस तरीके से कराइए। ये था आपका नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नाउ लेट अस डिस्कस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अलग अलग कैटलिस्ट की मौजूदगी में अलग अलग तरह से आपकी रिएक्शन प्रेजेंट होती है। अलग अलग कैटलिस्ट की मौजूदगी में अलग अलग रिएक्शन प्रेजेंट होती है बेटा। जैसे देखिए यहाँ पर मेन खेल क्या है, जैसे आपका मीथेन ही है। अब मीथेन का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ आप कॉपर की वायर से गुजार रहे हो, कॉपर की वायर के थ्रू आप इसको करा रहे हो, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मिथेनॉल। तब आपको यहाँ पर मिथेनॉल मिलता है, कॉपर की वायर के थ्रू आप करा रहे हो तो आपको मिथेनॉल मिलता है बेटा। यहीं पर अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लो ना, और वैसे तो ये 9:1 का रेशियो होता है इसमें, खैर उस रेशियो को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना कि कौन सा एल्केन किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में किस तरह से ऑक्सीडेशन देता है। जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करेंगे तब क्या होगा, जैसे मैंगनीज एसिटेट यूज करेंगे तब क्या होगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए कि किसके प्रेजेंस में कैसे क्या हो रहा है। जैसे अगर आप इसकी बात करें और यहाँ पर आपने MO2O3 ये यूज किया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया, तो इन दैट सिचुएशन यू विल गेट मिथेनॉल यानी HCHO। आप इस तरीके से यहाँ पे ये बनाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया था जिसके बाद ये ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बना था। दीज आर द मेन पॉइंट्स, हमें इन्हीं मेन पॉइंट्स पे वर्क करना है। हमने अभी तक देखा कि भाई मोलिब्डेनम अगर यूज करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन अगर मोलिब्डेनम के साथ साथ हम एक चीज और यूज करना चाहें तो मैंगनीज एसिटेट हमारा बड़ा जबरदस्त होता है किसी भी हायर एल्केन को उसके हायर फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर सपोज करिए, एक तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, कोई मैंगनीज एसिटेट की बात करें, मैंगनीज एसिटेट, क्योंकि यहाँ मेन काम किसका है, मेन काम है आपके इस कैटलिस्ट का मैंगनीज एसिटेट, एसिटेट, मैंगनीज एसिटेट ये कहलाया आपका CH3COO। कहानी पूरी किस पर डिपेंड है, कहानी पूरी डिपेंड है आपकी इस Mn पे। जैसे आप बहुत बड़ा कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हो, लाइक आपने ले लिया C17 का ले लिया, अब आप जानते हो 36, इस तरीके से आपने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया और इस तरीके से हाइड्रोकार्बन ले लिया, तो इसको आप अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो बेटा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे रिएक्ट कराते हो और मैंगनीज एसिटेट यहाँ पे यूज करते हो, तो आपका क्या होगा इस सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपका C17H35COO यानी कि हायर फैटी एसिड एक आपको मिल गया। आपको अगर याद आता हो तो आप इसी से डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते थे इन चीजों को। हायर फैटी एसिड आपको मिल गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 टर्शियरी हाइड्रोजन को OH में बदल देता है और बाकी कोई और काम नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक और यूजफुल चीज है जिसका नाम है KMnO4। इसमें भी एक नई चीज है कि ये आपका, जैसे मान लीजिए कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, Me है, या आपका ये Me है, ये H बना हुआ है, और ये मान लीजिए आपका C2H5 है, और यहाँ पर ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से आपका ये बन गया 3 डिग्री H। तो ये जो 3 डिग्री H है ना,
इस 3 डिग्री एच को वो बेसिकली क्या कर देता है, इस 3 डिग्री एच का, इस 3 डिग्री एच का ये एम कर देता है, ये एम कर देता है, इस 3 डिग्री एच का ये ओ एच कर देता है, और इस तरीके से ये आपका C2H5 कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ बहुत ही एक स्पेशल चीज है। चलिए एक स्पेशल बात आपको और बता दें, मैं बात करूंगा यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन की। पार्शियल ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि CH4 आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे करे, उल्टी बात है यहाँ पर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर करे तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। इस पार्शियल ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले ये बनेगा कि एक H, इसका काम होता है कि ये H को, H इज रिप्लेस्ड बाई OH, ये आपका H को OH से रिप्लेस करा देता है। H इज रिप्लेस्ड बाई OH, यानी इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, H को आपने रिप्लेस कर दिया और H OH में कन्वर्ट हो गया। आप जरा समझिएगा, इसका फिर से ऐसे ही ऑक्सीडेशन होगा और एक H फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा CH2, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH रहेंगे नहीं। फाइनली ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, जिसे मैं कह सकता हूं ये HCHO है। इट कैन बी कॉल्ड एज HCHO। अब जरा ध्यान से देखिए आप, फिर से आप इस यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, तो फिर से करेंगे तो एक H फिर से H में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले थे 2OH, अब होगा 3OH, ठीक। अब ये बन गया, अब ये बन गया, तो ये तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपका HCO ऐसे आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लेकिन अभी भी एक H प्रेजेंट है, तो अभी भी अगर एक H प्रेजेंट है तो ये H भी OH में कन्वर्ट हो गया, ये H भी OH में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये तो कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ ही नहीं। तब ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हुआ तो क्या होगा बेसिकली कि ये CO2 यहां से निकल जाएगा, ये CO2 यहां से निकल जाएगा बेटा, और इस तरीके से आपका CO2 और H2O आपका अलग तरीके से बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लिया जाता है। धीरे धीरे करके अगर CH4 के मैं हर H को करता जाऊंगा, हर H 1H OH में कन्वर्ट हो जाएगा, 1H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि एक कार्बन कांट हैव मोर देन 1 OH ग्रुप। जैसे ही हम किसी भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इसी तरीके से यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल गया, और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद आपका ये बन गया HCHO। ये था आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। चलिए अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ आइसोमेराइजेशन, फिर एरोमेटाइजेशन। आइसोमेराइजेशन की हम वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेराइजेशन। व्हाट डू मीन बाय द आइसोमेराइजेशन? यूजिंग AlCl3 at 490 Kelvin, लाइक कोई स्ट्रेट चेन है तो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपने नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया,
and this normal butane at this temperature and in presence of AlCl3 and this temperature, it will convert into a branch butane, and that is basically isobutane. So it is a very special thing for this reagent. तो मेरी कहानी क्या हुई, ये reagent आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. It means you have to mind this reagent in your, okay. बहुत तरीके से बदल देगा, जैसे मतलब लाइक 2 ब्रांचेस कर सकता है, 3 ब्रांचेस कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है ये. लाइक कोई और ले लो, कोई भी ले लो, whatever you can take it. अगर आप ये पेंटेन लेते, मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 और ये 3, ये पेंटेन का ले लिया. पेंटेन में आपको अगर AlCl3 और ये लेते, तो जो पेंटेन है आपका, ये आपका आइसोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाता, नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाता. इसका मतलब ये हुआ कि हम आइसोमराइजेशन को एक अच्छे एंगल से ले सकते हैं कि आइसोमराइजेशन में अगर जब भी कभी होगा तो ऐसा होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन देखिए, जैसे मान लीजिए आपका किस का, जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई एलिफेटिक, आपका कोई एल्केन है, लाइक एल्केन है, एलिफेटिक ही है, एल्केन है, एंड यू आर यूजिंग Cr2O3 oblique V2O5. आप Cr2O3 और V2O5 का इस्तेमाल करते हो, साथ में आप MO2O3 और Al2O3 का यूज करते हो, एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का यूज करते हो. तो इन सब की प्रेजेंस में बेटा आपको सीधे सीधे एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है. Like if you are taking this thing, this is basically aliphatic alkane. If you are taking like CH3, CH2, 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 आप इसको देखो और आप इस जगह पर इस पूरे के पूरे रीजन को यूज करोगे, और जब इसको यूज करोगे ना, तो यहां से देखिएगा ये पूरा के पूरा आपका एरोमेटाइज होकर पहले क्या होगा, ये पहले होगा साइक्लो, ऐसे बनेगा, ऐसे साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और साइक्लोहेक्सेन बनने के बाद इसका भी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा. लाइक पहले ये एक साइकिल में आएगा, साइकिल में आने के बाद इसका खुद ब खुद इन सब की मौजूदगी में डिहाइड्रोजिनेशन, इन सब की मौजूदगी में डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा. यानी कि इसके साथ भी, इससे भी आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और फाइनली ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक नॉर्मल से एल्केन हेक्सेन से आपने, ये हेक्सेन तो है, नॉर्मल हेक्सेन है, और उस नॉर्मल हेक्सेन से आपने बेंजीन बना दी. सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये तो बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत ही फायदा होने वाला है भाई. लेट्स सी,
यहां पर अगर इन चीजों को देखा जाए और ध्यान से समझा जाए कि अगर मैं यहां पर कोई हेप्टेन ले लेता, अगर इफ मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ये हो गया बेटा एन हेप्टेन। और जब वो सारे रीजेंट आप यूज करते हो तो इस तरीके से ये आपका पूरा की पूरा 6 का रिंग फिर से बन जाता है। और उसके अलावा CH3 बाहर आ जाता है, और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और दिस इज कॉल्ड टोलुइन। मान लीजिए मैं यहां पर एन ऑक्टेन ले लेता, अगर एन ऑक्टेन लेता तब क्या बनता, तब भी तो कुछ ऐसा ही होता ना, ये ऐसे है, और यहां CH3 होता, यहां CH3 होता, तभी तो ये एन ऑक्टेन होता। ठीक, लेकिन आप जब इस पूरे रीजन का यूज करोगे तो अगेन ये ऐसे बन जाएगा, ये तो ऐसे बन जाएगा, और ये वाला CH3 यहां आ जाएगा, और ये वाला CH3 यहां आ जाएगा, तो ये तो ऑर्थोजाइलिन बन गया। लेकिन याद रखिएगा यहां पर सिर्फ इसी का वो नहीं मकसद होगा कि इससे आप सिर्फ ऑर्थोजाइलिन बनाएं। यहां का स्टार पॉइंट ये है कि इस तरह की रिएक्शन से हमें एक मिक्सचर मिलता है। यहां का स्टार पॉइंट ये है कि इस तरह की रिएक्शन से हमें एक मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, इन सब का एक मिक्सचर मिलता है, और इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन आती है बेटा। एक अगली रिएक्शन है पायरोलिसिस, हम सब जानते हैं इसे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। सेवन 700 से 1000 केल्विन तक ये सब प्रोसेस अपनाई जाती हैं। 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े हायर एल्केन्स हैं, बस इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हायर एल्केन्स हैं वो छोटे छोटे एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं, लोअर एल्केन्स बन जाते हैं, बड़े एल्केन से छोटे एल्केन बन जाते हैं। इसको कहते हैं पायरोलिसिस। एक बहुत ही छोटा सा कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें, इस चीज को समझाने के लिए, समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने C6H14 ले लिया और आप इस तरह की पैरालिसिस कर रहे हो। तो पहली बात तो ये हो सकता है कि ये C5H10 बने और CH4 बने, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है?
दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ये 4 में टूटा तो C4H10 प्लस C4H10, हाँ C5H12 होगा ना यार, C5H12 होगा ना, C6 तो नहीं, 12 तो 14, हाँ ठीक है। तो ये आपका C5 होगा तो H12 होगा, C5H12 होगा, या तो 14 हमने लिए थे, तब तो ये केवल CH4 नहीं बना, सिर्फ CH2 ही तो बना, ऐसे CH2 में टूटेगा ना। और अगर आप यहाँ की बात करते हो कि ये आपका, लेकिन ये तो पैरालिसिस है ना, जब पैरालिसिस होगी तो इसमें चीजें बढ़ भी सकती हैं आपकी, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वही रहेगी। आप जरा समझिएगा, जब ये आपका C4H10, अब क्या और बैलेंस बचा, या तो ये C2H4 में टूटे, तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, आपको एक एल्केन भी मिल रहा है, और जहां पर अगर मिल सकता था तो एल्कीन भी मिल रहा है, ये भी तो एल्कीन का ही एक फॉर्मेट है। ऐसा भी पॉसिबल था कि ये आपका प्रोपेन मिलता, C3H6 मिलता, C3H6 मिलता, C3H6 क्यों होगा भाई, C3H8 होगा, C3H8 होगा ना, और दूसरा आपका C3H6 मिलता। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझो जरा, इसके बैलेंसिंग को मैं देख रहा हूं कैसे, ये C6 है और ये H14 है, तो यहां पर मुझे C6 करने हैं और H14 करने हैं, तो 8 6 14 और 3 3 6, इससे मुझे मिल रहा है एक एल्केन मिल रहा है, एक एल्कीन मिल रहा है, यानी अगर ये मुझे मिल रहा है प्रोपेन तो ये मेरा हो गया प्रोपीन। इस तरीके से इससे आपको, ऐसे इससे ये मेरा मिल रहा है ब्यूटेन, तो ये है मेरी इथीन, यहां से इथीन मिल रही है, यहां से ब्यूटेन मिल रहा है। इसका मतलब पैरालिसिस में हायर एल्केन्स प्लस लोअर एल्केन्स प्लस लोअर एल्कीन्स, ये तो एल्कीन्स तो हमें बार बार वैसे भी मिल रही हैं, तो लोअर एल्केन्स और लोअर एल्कीन्स दोनों ही मिलती हैं, बड़ी चीजें छोटी चीजों में टूट जाती हैं। ठीक है बेटा, ये थी पैरालिसिस। इसके बाद मुझे लगता है आप एल्केन की सारी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन में जो जो पॉसिबल था वो हमने सारे पॉइंट, सारी चीजें डिस्कस कर ली। एल्केन आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर एल्केन आपका कंप्लीट हो जाता है। यूजेस ऑफ एल्केन की बात करेंगे तो आप सब जानते हो कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, हर जगह एल्केन ही तो है, एवरीवेयर यू विल गेट एल्केन, हर जगह एल्केन है, एल्केन से बढ़ के कुछ भी नहीं है बेटा। तो आप बात को समझिए, एल्केन इज द बेस्ट थिंग। एल्केन को हमने समझा अच्छे से कि एल्केन में क्या पॉसिबिलिटी है और एल्केन किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद ये आपका एल्केन कंप्लीट हुआ, अब हम वर्क करेंगे एल्कीन पर कि एल्कीन किस तरीके से, कहां से बनता है, कैसे बनता है और कैसे आगे इन चीजों को बनाया जा सकता है। एल्कीन पे अब हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पहला मेंबर है एल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पहला मेंबर है एल्कीन। एल्कीन में जिसमें कि बहुत स्पेशल खूबी है, हम अगर बात करें ध्यान से एल्कीन, इसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन की, फिर हम बात करेंगे बेंजीन की, फिर हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की, फिर हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। एल्कीन की बात हम करते हैं, एल्कीन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक लंबी चेन कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, इस तरीके से आपकी इसकी दुनिया चारों तरफ फैली हुई है, कहीं भी जा सकती है। मेन कहानी है इस डबल बॉन्ड की। एल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और मुझे लगता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन यही है, क्योंकि इसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा इस हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में अगर किसी की रिएक्शन मेन है तो वो एल्कीन की है बेटा। एल्कीन की रिएक्शन एग्जाम में आपकी 100% नहीं, बल्कि 100% तो कुछ भी नहीं होता है, 90% अगर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया
तो एल्कीन से क्वेश्चन आएगा। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, होता है CnH2n। पहला मेंबर इसका 2 से शुरू होता है, C2H4, इथिलीन जिसे पहले कहते थे, बाद में इथीन आईयूपैक के हिसाब से कहने लगे, फिर बाकी C3H6, फिर C4H8। ध्यान से देखो आप, तो इसके पास आपको मिलता जाएगा और बढ़ते जाएंगे आप आगे। 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट होती है। और इसके बाद इसकी अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, तो नॉमेनक्लेचर हमें अच्छे से आता है, इसमें हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास वीडियोस है नॉमेनक्लेचर के, एल्कीन के, आप आराम से उनको देख सकते हो। ओके बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म में तुम्हें ध्यान होगा कि इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म तुमने पढ़ी थी एल्कीन में। तो मुझे याद आ रहा है, एक थी रिंग चैन, रिंग चैन, क्योंकि एल्कीन को हम साइक्लो एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये हो गया रिंग चैन, एल्कीन साइक्लो एल्केन, इसका एग्जांपल है। दूसरी हो गई आपकी पोजिशनल, तीसरी हो गई आपकी ज्योमेट्रिकल, ये बहुत ही मेन इसकी रिएक्शन आइसोमेरिज्म है। बाकी तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कहीं पर इस तरीके से हो कि वहां पर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंसेंटर हो, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमर भी बना रहा हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एल्कीन की। लेट्स डू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा आपको बताऊं, एल्कीन्स को सबसे बना लो। आगे जितना भी आपको मैं बताऊंगा, इसके बाद से आपको एक पैटर्न मेरा मिलेगा कि सबसे एल्कीन को बना लो और एल्कीन से सबको बना दो। मतलब क्यों? मतलब हुआ कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बोलो, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन जिसे कहते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल के अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड के डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यही सब तो है ना। इन सब से तुम एल्कीन को बना लो। सबसे सब नहीं बनते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बन सकता है उसे बना लो, और सबसे एल्कीन बना लो। सबको इससे बना दो और सबसे इसको बना दो, सबको इससे बना दो और सबसे इसको बना दो। हर जगह हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के यही मेरा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई किस किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं किसी तरीके से एल्केन को कैसे एल्केन से बना सकते हैं, इसे बताएं। एल्केन से कैसे बना सकते हैं? डिहाइड्रोजनेशन हो जाए। एल्केन से क्या होगा भैया? एल्केन से तरीका ये हो सकता है, कोई एल्केन है और एल्केन से आप एल्कीन बनाना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास कोई C5H12 है, एल्केन है, तो आप क्या करोगे? कोई तरीका ऐसा अपनाओ जो जिससे डिहाइड्रोजनेशन हो जाए। H यहां से रिलीज हो जाए, डिहाइड्रोजनेशन हो जाए। आमतौर पे ये काम कॉपर पाउडर करता है बेटा, और ये चीज आपकी C5H10 इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन का ये काम, यानी कि 2 H यहां से निकल गए, 2 H यहां से निकलने के बाद आपका ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं एल्कीन से, तो एल्कीन को बनाएंगे नहीं। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन से कैसे बनाओगे? एल्काइन से एल्कीन को बनाना, एल्काइन से एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन से एल्कीन को बनाना है हम, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन को बनाना है भाई। अरे हाइड्रोजनेशन कर दो, बोलो क्या कर दो? हाइड्रोजनेशन कर दो।
ये है आपका एल्काइन। सिंपल सा एक फंडा, हाइड्रोजनेशन कर दो। हमने कहा हाइड्रोजनेशन के लिए हमने सीखा था पैराडाइज चारकोल या निकल पैलेडियम प्लेटिनम और हाइड्रोजन की मौजूदगी में, बताइए कोई भी यूज कर लो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी यूज कर लो भाई, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, हाइड्रोजन की रिएक्शन तुम करा रहे थे। लेकिन अगर तुम इन सब का इस्तेमाल करोगे ना तो ये बीच में एल्कीन पे नहीं रुक पाएगा। ये एल्कीन बीच में बनाएगा तो, लेकिन एल्कीन तो फिर से भी इसे डिहाइड्रोज कर देता है और ये CH3CH यानी एल्केन पे पहुंच जाएगा। अब प्रॉब्लम आई कि एल्कीन पे कैसे रोका जाए, प्रॉब्लम आई एल्कीन पे कैसे रोका जाए। तो यहां पर एक नए तरह के कैटलिस्ट का यूज किया गया कि एल्कीन पे रोका जा सके, और उसके लिए हमने ये तरीका अपनाया कि अगर मैं यहां पर एक एल्काइन ऐसा ले लेता हूं और अगर मैं यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर लेता हूं, और अगर मैं यहां पे लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर लेता हूं तो मुझे सिस एल्कीन मिल जाएगी। और अगर मैं यहां से सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यूज कर लेता हूं तो मुझे ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। ये वो तरीका है जिससे कि रिएक्शन आपकी एल्कीन पर ही रुकी रहेगी और साथ में हाइड्रोजनेशन भी हो गया। ये वो तरीका है बेटा, उससे हाइड्रोजनेशन तो हो जाएगा लेकिन वो रिएक्शन एल्कीन तक नहीं रुक पाएगी, वो तो रिएक्शन सीधे एल्केन में चली जाएगी, क्योंकि एल्कीन भी तो हाइड्रोजनेट होती है। ये आपका ट्रांस हो गया। बहुत ही फ्रीक्वेंट आस्किंग रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त, बहुत बार पूछी जाती है कि लिंडलार कैटलिस्ट और लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस बनता है और उसकी प्रेजेंस में ट्रांस बनता है। बेटा ये रिएक्शन आपकी बार बार आती है, बार बार पूछी जाती है। सवाल उठाइए लिंडलार कैटलिस्ट क्या है सर, तो मैंने कहा बेटा पैलेडियम BaSO4 पैराडाइज चारकोल या फिर BaSO4 के साथ पैलेडियम पैराडाइज चारकोल ऑब्लिक BaSO4, उसके बाद इसको पॉइजन किया जाता है। क्योंकि अगर ये सिंपली ले लोगे ना तुम तो फिर तो वो आगे चला जाएगा, पॉइजन बाई सल्फर और PbCO3, सल्फर और PbCO3 इनसे किसी से पॉइजन होता है, यानी कि उसको उसकी एक्टिविटी को कम किया जाता है। पॉइजन का मतलब होता है कि एक कैटलिस्ट है और उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए जिस चीज को मिलाया जाता है वो पॉइजन कहलाता है, और एक कैटलिस्ट है जिसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ मिलाया जाता है वो प्रोमोटर कहलाता है या एक्टिवेटर कहलाता है। ओके बेटा, अब सवाल उठा कि सर ये तो आपने सिस और ट्रांस के बारे में बता दिया, अब ऐसे भी तो कोई चीज बता दीजिए जिससे कि हमें नॉर्मल एल्कीन मिल जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसी तो एक ही चीज है जिससे आपको नॉर्मल एल्कीन मिल सकती है, वो क्या है सर, लेट्स सी दैट थिंग। तो पता चला वो B2H6 THF है। B2H6 THF से आपको अगर टर्मिनल में एल्काइन है तो टर्मिनल में ही डबल बॉन्ड मिलेगा, और अगर बीच में है तो बीच में ही डबल बॉन्ड मिलेगा। ये एल्कीन मिल गई आपको। इसी तरीके से आपका यहाँ पर बीच में है तो बीच में फिर डिस्चार्ज होने लगा है THF, इस तरीके से ये आपका
बीच में मिलने लगा। तो अभी तक मैंने किससे बना लिया, एल्केन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया। अब मैं किससे बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा फ्रॉम, बेटा मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है। ये पेन 2 मिनट की बात है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में बहुत अच्छा हो जाता है ये। पीछे पता नहीं क्यों इतनी देर जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाता है। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इसमें आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। बेटा इतना बिजी रहता हूँ कि दिन भर में आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। रात के 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे, और तब मैं ये क्लास आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पेन आपका अभी तक चार्ज हो चुका होगा। आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए। आप समझिए कि अगर इस एज में हम लोग आपके लिए रात भर जग कर और तमाम चीज़ें कर कर वीडियो बना सकते हैं। अगर दिन में हमें किसी वक्त टाइम नहीं मिलता है तो आपको रात में करके हम वीडियो बना के देते हैं और आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेहनत करिए। आप तो हमसे आधी भी उम्र के नहीं हैं, आपको तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके सामने पूरा मुस्तकबिल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 की B2H6 THF के साथ। अब हम बात करते हैं आगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ चुके हैं तो आपको लगेगा कि सर ये हमने कब पढ़ा है। तो मैं कहूंगा कि एलिमिनेशन का जब मैं आपको आइडिया दे रहा था ना, तो याद होगा आपको, मैंने एल्किल हैलाइड का ही कॉन्सेप्ट लिया था और उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एलिमिनेशन कैसे होगा। फ्रॉम एल्किल हैलाइड की बात अगर मैं करूं तो आपको याद होगा कि मैंने यहां पर एक एल्कोहलिक KOH लिया था और फिर ये बात आई थी कि यहाँ पर अगर मैं Cl ले लेता और ये ले लेता तो ये एल्कोहलिक KOH ले लेता। एल्कोहलिक KOH सबसे पहले इसको एलिमिनेट करता। इसको एलिमिनेट करने के बाद ये अल्फा था, ये बीटा होता, ये बीटा होता है। बीटा एलिमिनेशन की बात आ गई थी। बीटा एलिमिनेशन में सिट्जेफ रूल को फॉलो करते हैं। सिट्जेफ रूल को फॉलो करते ही आपको कंपाउंड मिलता है ये CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इस तरीके से ये H, ये Cl और ये H दोनों निकल जाते और HCl निकल जाता। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं बेटा इसे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। और इसका कॉन्सेप्ट, इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज बेसिकली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोक्लोरिनेशन।
आपको याद होगा सिट्जेफ रूल। तो बेटा इसमें जितने भी आपके केसेस आएंगे ना, वो सिट्जेफ या हॉफमैन को फॉलो करेंगे, और ज्यादातर आपका आंसर सिट्जेफ के हिसाब से होगा। सिट्जेफ क्या कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन कहता है लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। बाकी तो मैं आपको बहुत पूरी कहानी बता ही चुका हूं। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन यूज करते हैं? एल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं। एक्वस KOH नहीं यूज करेंगे, नॉट एक्वस KOH, नॉट एक्वस KOH। अगर ऐसा कर दिया ना तो ये अल्कोहल बन जाएगा। एक्वस KOH नहीं यूज करना है, एल्कोहलिक KOH यूज करना है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, है ना। ET3N स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। टर्शरी इथाइल, और इन सब स्ट्रॉन्ग बेसिस का हम यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज करते हुए क्या निकालते हैं हम किसी भी एल्किल हैलाइड से HX निकाल देते हैं, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि -HX निकल जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, और इसीलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट E1 लगेगा, E2 लगेगा, है ना बेटा। अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट आपका E1 लगेगा, E2 लगेगा, वट एवर यू वॉन्ट टू सेस। अब हमारा एक बार बताइए, अभी आपने बना लिया एल्किल हैलाइड से, अब एल्किल हैलाइड के बाद आप बनाएंगे एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग बनाते हैं। एल्कोहल से कैसे बनता है, क्या बनता है, लेट्स सी एल्कोहल कैसे बनाता है। अब आप मुझे बताइए एल्कोहल कहीं पर है, मान लीजिए ये भी एक तरह का एलिमिनेशन ही है, ये भी तो एलिमिनेशन ही है। तो कैसे बनेगा एल्कोहल से? भाई एल्कोहल से तो तभी बनेगा ना, डबल बॉन्ड कैसे आएगा जब एक बार OH निकलेगा, एक बार H निकलेगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है। हाँ, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन यूज होता है, और होगा क्या फाइनली ये होगा कि इस वाले से एक H निकलेगा और इस तरीके से ये H2O निकलेगा। तो हो क्या रहा है, हो रहा है डिहाइड्रेशन, यानी बाई डिहाइड्रेशन। बाई डिहाइड्रेशन तो अल्टीमेटली ये बनेगा आपका एल्कीन। सिट्जेफ को फॉलो करते हुए, सिट्जेफ को फॉलो करते हुए एल्कीन बनाने का बनेगा ये। अब जरा समझिएगा, तो मेन गेम किसका है? अब मेन गेम बचा है कि जो यहां पर एक रिएजेंट दिया जाएगा, वो रिएजेंट होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सवाल उठा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं। अब यही तो मेन खेल है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं जिनकी मदद से ये काम होगा जो हमने अभी रिएक्शन में देखा। वो कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिनकी मदद से ये काम होगा जो अभी हमने रिएक्शन में देखा था। ये सबसे जरूरी बात है। और हमने सबसे पहले ऊपर आता है बेटा कॉन्केस्टोसोफोर।
कॉन्क H2SO4 आता है, H3PO4 आता है। पहला है आपका कॉन्क H2SO4, इससे आपका वाटर निकलता है अल्कोहल से, S443 to 553 केल्विन। दूसरा है कॉन्क H3PO4, ये भी लगभग 400 केल्विन के करीब। तीसरा आपका आता है यहां पर एल्यूमिना, Al2O3 at 633 केल्विन। एल्यूमिना के बाद आप किस चीज को देख सकते हैं? एल्यूमिना के बाद आपका आता है P2O5 या P4O10 के साथ हीटिंग करना। हीटिंग विथ P2O5 या P4O10 और हीटिंग विथ POCl3 और हीटिंग विथ KHSO4, ये सब के सब बेटा आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे ये रीजेंट्स, याद रखिएगा इसको बिल्कुल स्पेशल अलग से डायरी एक बना लीजिए और उस डायरी में सिर्फ रीजेंट्स लिखते रहिए और रोज याद करिए कि रीजेंट कौन सा क्या करता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर निकाल देते हैं, अल्कोहल से वाटर निकाल देते हैं। ये रोज आप ध्यान रखिए, रोज रिवाइज करिए मॉर्निंग में। समझ लीजिए आप 100% ऑर्गेनिक को चुटकियों पे कर लेंगे, अपनी चुटकियों पे कर लेंगे ऑर्गेनिक को। इन तरीकों में से हमने अभी तक किस किस से बना लिया? अभी तक हमने एल्केन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया, एल्केन हैलाइड से बना लिया, एल्कोहल से बना लिया। एल्कोहल से बनाने के बाद अब हम किस पे आएंगे? फिर हम आएंगे भाई कि एल्कोहल से बनाने के बाद हम एल्कीन को किससे बनाएं? तो मैंने कहा एल्कीन को यार, अब वैसे तो एल्डिहाइड और कीटोन से बनाने की बात ही आती है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को भी बना सकते हो, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा पहले एल्डिहाइड और कीटोन को, फिर जिंक अमलगम यानी कि क्लेमेंशन रिडक्शन या वोल्फ किर्शनर रिडक्शन के थ्रू एल्केन में बदलो और डिहाइड्रोजनेशन कराने के बाद एल्कीन में ले जाओ उसे। ऐसा तरीका अपना सकते हो आप। इससे फिर सवाल उठा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम एसिड की बात अगर मैं करूं तो एसिड से अगर आप एल्कीन बनाना चाहते हो तो आपको याद आना चाहिए कोल्वे की इलेक्ट्रोलिसिस। और मैंने ये एग्जांपल भी आपको वहां पे दिया था कोल्वे की इलेक्ट्रोलिसिस, और इस बात को समझाया भी था बेटा। कोल्वे की इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वे की इलेक्ट्रोलिसिस में एक बात ध्यान होगी आपको कि हम एक सॉल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वो भी डबल सॉल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर जब इसकी कोल्वे की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो ये आपका बनता है CH2CO- और ये बनता है CH2CO-, और ये आपका Na+ अलग हो जाता है। ठीक है भाई। फिर ये आपका कहां जाता है? फिर ये आपका जाता है एनोड पर। वहां पे इसका होता है ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये सिंपली इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो छोड़ देता है, और इस तरीके से यहां से फिर ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और साथ में छोड़ देता है हमारे CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल आप सब जानते होंगे कि रेडिकल रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरीके से बेटा ये आपका CH2 डबल बॉन्ड बन जाता है और ये ऐसे बन जाता है। इसका एक